नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में अध्याय 5 में यायावर साम्राज्य में चंगेज़ खान मंगोल के जीवन व्रत का अध्ययन है वो करेंगे। किस प्रकार से यायावर साम्राज्य की जो है स्थापना हुई थी। तो देखिए, चंगेज़ खान मंगोल था, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भारत में आने वाला प्रथम मुगल शासक बाबर पितृपक्ष से तैमूरलंग का वंशज था और मातृपक्ष से इन्हीं चंगेज़ खान के वंशज था। चंगेज़ खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोना नदी के निकट हुआ था। चंगेज़ खान के बचपन का नाम तेमुजिन था और उसके पिता का नाम येसुजेई था। येसुजेई कियात कबीले के मुखिया थे और यह एक परिवारों का समूह था। बोर्जिगिद कुल से संबंधित था। उसके पिता की अल्पायु में ही हत्या कर दी गई थी और उसकी माता ओलून इके ने तेमुजिन और उसके सगे और सौतेले भाइयों का पालन पोषण कर कठिनाई से बड़ा किया था। अर्थात चंगेज़ खान को बचपन में ही पिता का साया उठने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसलिए उसकी माता ओलून इके ने इनका बड़ी मुश्किल से पालन पोषण है वो किया था। 1170 का दशक विपर्यायों से भरा था। तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोर्टे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। और विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्रों में कामयाब है वो रहा था। अर्थात तेमुजिन को बचपन में कई कष्ट देखने पड़े थे। नवयुवक बोगू रचू उसका प्रथम मित्र था। तेमुजिन का प्रथम मित्र कौन था? बोगू रचू। और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सवा भाई जमुका भी उसका एक विश्वसनीय मित्र था। तेमुजिन ने केराइट लोगों के शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ औंग खान के साथ पुराने रिश्तों की स्थापना है वो की थी। अर्थात तेमुजिन जो है, इसको बोगू रचू और उसका भाई जमुका जैसा विश्वस्त मित्र मिल गए थे और इसने अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल यानी जिसका दूसरा नाम था औंग खान के साथ पुराने रिश्ते स्थापित किए थे। यद्यपि जमुका उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया और 1180 और 1190 के दशकों में तेमुजिन औंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल है वो जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में है वो किया था। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजिन में काफ़ी आत्मविश्वास आ गया। उसे लगा कि मैं भी शक्तिशाली हूँ और साम्राज्य की स्थापना कर सकता हूँ।
अब तेमुजिन अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा और इनमें से उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार केराइट और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा था। तो इस तरह तेमुजिन को अपनी शक्ति पर भरोसा हुआ और उसने अपने पिता के हत्यारे कबीले व अन्य कबीलों को पराजित करने के लिए 1203 में युद्ध छेड़ दिया। 1206 में शक्तिशाली जम्मुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे शक्तिशाली व प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर गया था। अर्थात 1206 में शक्तिशाली जम्मुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन का प्रभाव बढ़ गया और वह पूरे स्टेपी क्षेत्र में एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर गया। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरिल तई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित है वो किया गया था। अर्थात उसकी इस 1206 की विजय के बाद मंगोल कबीले के सरदारों की सभा, उस सभा का नाम था कुरिल तई। उस कुरिल तई ने चंगेज खान अर्थात तेमुजिन को अपना नेता चुना और उसे चंगेज खान यानी समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक है वो घोषित कर दिया। इस तरह चंगेज खान है वो मंगोलों का महानायक बनने में सफल हुआ था। 1206 ईस्वी में कुरिल तई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियान की सफलता एक प्रकार से तय हो गई थी। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी, जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त था। और वे 3 राज्य कौन कौन से थे? उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सीसिया लोग, दूसरा जर्चेन लोगों के चीन राजवंश जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, और इसी तरह शुंग राजवंश जिनके आधिपत्य में दक्षिण चीन था। तो इन साम्राज्यों को जीतने के लिए उसने कार्यवाही है वो शुरू की थी। 1209 में सीसिया लोग पराजित हो गए और 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण है वो हो गया था और 1215 ईस्वी में पेकिंग नगर को लूटा गया और चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ चली थी। पर चंगेज खान अपने अभियानों की प्रगति से खूब संतुष्ट था और इसलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 ईस्वी में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि को है वो लौट गया। अर्थात उसने 1209 में सीसिया लोगों को पराजित किया, 1213 में चीन की महान दीवार को अधिकार में ले लिया और 1215 में पेकिंग नगर को लूटा और 1234 तक उसने जो लड़ाइयाँ लड़ी उससे खूब धन मिला, संतुष्ट हुआ और पुनः मंगोलिया अपनी मातृभूमि लौट गया था। 1218 ईस्वी में कराखिता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य
अमू दरिया, तुरान और ख्वारिज्म राज्यों तक विस्तृत हो गया था और ख्वारिज्म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज़ खान के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसे मंगोल दूतों का वध कर दिया था, अर्थात 1218 में कराकिता की जो पराजय हो गई, उसके बाद मंगोलों का साम्राज्य है और भी विस्तृत हो गया। जैसे अमू दरिया, तुरान, ख्वारिज्म जैसे क्षेत्र उनके अधीन है वो हो गए थे और ख्वारिज्म के सुल्तान मोहम्मद चंगेज़ खान की प्रचंड कोप का भाजक बना था क्योंकि उसने मंगोल दूतों का है वो वध किया था। 1219 और 1221 ईस्वी तक के अभियानों में बड़े नगरों ओर्ट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गोरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया और जिन नगरों ने प्रतिरोध किया था उनका चंगेज़ खान के नेतृत्व वाली सेना ने वो विध्वंस कर दिया था। निशापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज़ खान ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके और अपने प्रतिशोध को उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। अर्थात इससे स्पष्ट है कि निशापुर में जब मंगोल राजकुमार की हत्या हो गई तो चंगेज़ खान अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने पूरे शहर को तहस नहस करने का आदेश है वो दे दिया। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली गई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को भी वो घेर लिया था। अर्थात अजरबैजान, क्रीमिया और कैस्पियन सागर तक चंगेज़ खान के नेतृत्व वाली सेना ने अधिकार कर लिया था। अब हम थोड़ा देखते हैं कि मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन इतिहास में किस प्रकार से दर्शाया गया है। तो देखिए, चंगेज़ खान के अभियानों के विषय में प्राप्त समस्त विवरण इस पर सहमत है कि जिन नगरों ने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया उन पर अधिकार जमाने के बाद वहाँ रहने वाले बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट है वो उतार दिया, जिन्होंने उसकी प्रभुता स्वीकार नहीं की थी। इनकी संख्या बहुत चौंका देने वाली है। 1220 ईस्वी में निशापुर पर आधिपत्य करने में 17,47,000, जबकि 1222 ईस्वी में हीरात पर आधिपत्य करने में 16 लाख और 1258 में बगदाद पर आधिपत्य करते समय 8 लाख लोगों का वध वो किया। छोटे नगरों में सापेक्षिक रूप से कम नरसंहार हुआ। नासा में 70,000, बेहाग जिले में 70,000 और कुहिस्तान प्रांत के तून नगर में 1200 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि मंगोलों ने एक विशाल सेना का वध किया था। सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया था और सिंधु नदी के तट पर चंगेज़ खान ने उत्तरी भारत और असम से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया था, परंतु असहायक गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके शमन निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के आभास से उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया गया था। यानी सुल्तान की
जलालुद्दीन का अफ़गानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया था। और उस समय चंगेज़ खान उत्तरी भारत और असम के मार्ग से पुनः मंगोलिया लौट गया, क्योंकि उसमें में भारत की अत्यधिक गर्मी और भारत की भौगोलिक विभिन्नता के कारण वह जीत नहीं पाया था। अपने जीवन का अधिकांश भाग चंगेज़ खान ने युद्धों में व्यतीत किया और उसके बाद 1227 में चंगेज़ खान की है वो मृत्यु हो गई। और उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकतानुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की थी, अर्थात मंगोल बिना थके घोड़े पर 40-40 घंटे की यात्रा कर सकते थे। घोड़े पर बैठकर अद्भुत तरीके से तीर चला सकते थे। अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय उन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली थी। उनके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की थी। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए और नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ में जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग भी है वो किया था। और इसके अलावा यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पेट बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज़ खान ने घेराबंदी यंत्र और नेफ्ता बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना और उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल किए गए हल्के चल उपस्कर का निर्माण है वो किया था, जिसके युद्ध में घातक प्रभाव है वो देखने को मिले थे। धन्यवाद।